अंदर अलाउ नहीं होगा पर देख रहे हैं जो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी जीत। इस तरह से भी आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया। अभी कुछ देर पहले बताया जा रहा है कि अमित शाह से मुलाकात करने के लिए भी वो पहुंचे थे। लेकिन मनोज सर, यहां से आप देख रहे हैं कि परवेश वर्मा एक अलग तरह से, मतलब एक आप देखिए कि जो अच्छे नहीं कर पाए, या फिर यूं कहिए कि जो एक्सपेक्ट जाहिर तौर पर पार्टी ने किया था, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन तक दी थी, वो उस पर खरे उतरे। तो हाँ, देखिएगा कि जब कि लोकसभा में जब जब लोकसभा इलेक्शन के लिए टिकट नहीं मिला, तो ऐसे लगता था कि कहीं इनके पॉलिटिकल कैरियर में कुछ ऊंच नीच ना हो। लेकिन उसके बाद मेरे को लगता है कि वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही थी उनके लिए, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन में नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट कॉन्टेस्ट करना और फिर उसको जीतना, तो भले ही अब देखो ऐसा होता है कि आज दिल्ली में बीजेपी की एक लहर है, वेव है, तो उसमें 70 में से 47 सीटों में अभी ये आगे हैं। तो ऐसे में कोई और भी बड़ा नेता खड़ा होता है, हो सकता है कि रिजल्ट यही रहते, और वो भी तब जबकि एंटी इनकम्बेंसी ये केजरीवाल के अगेंस्ट थी, आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट थी। लेकिन ये बात फैक्ट है कि परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया, और उस कारण मेरे को लगता है कि आज की डेट में सबसे बड़े हीरो इस विक्ट्री के, मतलब मोदी, अमित शाह, वो तो सब हैं ही, लेकिन वो भी एक बड़े हीरो हैं। तो संजीव सर, तो फिर मेरे ख्याल से उनको फिर इनाम भी कुछ बड़ा मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं ये पुष्पेंद्र जी से एक बार पहले माफ कीजिए, कौशल कांत जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो कौशल कांत जी, इनाम भी बड़ा मिलेगा? देखिए, दिल्ली की जनता ने जो इनाम दिया है भारतीय जनता पार्टी को, उससे बड़ा इनाम कुछ नहीं हो सकता, और हर कार्यकर्ता को इनाम मिला है, और उसमें प्रवेश वर्मा जी भी शामिल होते हैं। हाँ, उनकी जीत बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के भ्रम को तोड़ा है, और इसके लिए उनको पूरी दिल्ली की जनता बधाई दे रही है, आप लोग बधाई दे रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी एंटी करप्शन के गर्भ से निकली और खुद पूरी पार्टी करप्शन के गर्भ में डूब गई और हर जगह फेल हुई। आप ये सोचिए कि कितने झूठ बोले, अनगिनत झूठ बोले अरविंद जी ने रिटर्न में लगभग 10 जगह एफिडेविट पे माफ़ी मांगी है। तो दिल्ली की जनता त्रस्त हो गई थी उनके झूठ से, उनके फरेब से, और वो जो कुछ भी आकर के कहते हैं। अभी 2 दिन पहले आपने देखा उन्होंने एक सगुफा छोड़ा था कि 15 विधायकों को हमारे फ़ोन कॉल आए। तो इस तरह की राजनीति से दिल्ली थक चुकी थी। ये एक ऐसा मुख्यमंत्री था जो मुख्यमंत्री विदाउट पोर्टफोलियो था, एक ऐसा मुख्यमंत्री था जो पहली बार जेल गया और मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा। ये एक ऐसा मुख्यमंत्री था जो जब ये जेल से आए थे तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि सारे लोग करप्ट हैं, सारे लोग मिले हुए हैं, मैं जनता के दरबार में जाऊंगा और जनता में टेस्ट दूंगा। तो इसका मतलब अब जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया कि अरविंद केजरीवाल करप्ट थे, धोखेबाज थे, झूठे थे, और वो झूठे वादे करते थे। यही वर्डिक्ट तो है, यही वर्डिक्ट तो अरविंद जी ने मांगा था दिल्ली की जनता से, वो उनको मिला। और मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति, जैसी वो राजनीति करते हैं, ऐसी राजनीति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो धोखे की राजनीति करते हैं, झूठ बोलने की राजनीति करते हैं, और यही वजह है कि दिल्ली की जनता ने उनको उचित ट्रीटमेंट किया। आतिशी मुख्यमंत्री जो दिल्ली की, उन्होंने इसे अच्छाई और बुराई की लड़ाई बताया था। जी, तो अब ये तो उन्हें सोचना पड़ेगा ना कि अच्छाई की जीत तो हुई, तो कौन हारा? जो हारा वो लोग बुरे थे। उन लोगों आप सीक्वेंस वाइज देखिए ना, हर जगह जब इनका शीश महल बनता है तब केंद्र सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होता है, लेकिन जब जनता के लिए घर बनता है तो केंद्र सरकार का इंटरफेरेंस होता है। आयुष्मान भारत की योजना उन्होंने लागू नहीं होने दी, नल से जल की योजना उन्होंने लागू होने नहीं दी। वो सारी योजनाएं जो पूरे देश में चल रही थी, उन योजनाओं को रोका दिल्ली की जनता के लिए। आप ये बताइए ना, किसी भी गरीब आदमी को, लाभार्थी को, अगर उसको लाभ मिल रहा, उसको रोकने का हक कौन सा लोकतंत्र देता है? पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी छूट, मतलब एकदम तुच्छ दर्जे की राजनीति करते हुए उस चीज को
रोका, और मुझे लगता है कि वही सबसे बड़ा रीज़न था जिस वजह से कि अरविंद केजरीवाल हारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ माननीय मोदी जी की गारंटी और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की झूठी गारंटी, यही सबसे बड़ा रीज़न था अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की इस विभत्स हार का। ठीक है, कांग्रेस से संजीव सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हार अरविंद केजरीवाल के उस राजनीति की है जो कहते थे पार्टी विद द डिफरेंस का नारा लेकर के आया हूँ, सो कॉल्ड स्वराज का नारा लेकर के आया हूँ। 10 साल अरविंद केजरीवाल जी के साथ दिल्ली की जनता ने विश्वास किया। कभी उन्होंने जमुना जी के सफाई के नाम पे वादा किया था, स्कूलों के नाम पे फर्जी आंकड़े दिए, और ऐसा मुख्यमंत्री जब दिल्ली की जनता रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के लिए तरस रही थी तो 1 पे 2 वो शराब की नीति लेकर के आए थे, मतलब 1 बोतल पे 2 बोतल शराब वो बांटने का। तो कहने का मतलब, उसके बाद भी उन्होंने भी कहा कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा। अरे आपके ऊपर, आपने तो ये तक कहा था कि हमारी पार्टी में अगर जिनके ऊपर आरोप लग जाएगा उनको हम टिकट नहीं देंगे। आप साहब जेल तक चले गए, उप मुख्यमंत्री जेल चला गया, स्वास्थ्य मंत्री जेल चले गए, सांसद जेल चले गए, उसके बाद भी आपका नैतिक पतन इतना हो चुका कि आप उस पर भी माफी। और जिनके खिलाफ गलत आरोप लगाए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ आरोप लगाया, शीला दीक्षित जी के खिलाफ आरोप लगाया। आज आप भी वैसे पत्रकार का ही काम कर रहे हैं कि आप एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पर बीजेपी की जीत को और आम आदमी पार्टी की हार को, लेकिन कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे सर? अपनी पार्टी के लिए क्या कहेंगे? देखिए, एक मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल कह रहा हूं, जनता का जनादेश सर माथे पे है। हाँ। लेकिन इस हार में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा दिल्ली की जनता ने समझदारी दिखाई है। हम कहीं कमजोर रहे होंगे, हमें वो मौका दिल्ली की जनता नहीं दिया। लेकिन एक चीज जरूर कह के खत्म करूंगा कि अगर मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को आपदा कहा तो दिल्ली की जनता सावधान रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी विपदा साबित न हो। अच्छा, लेकिन देखिए, ये भी कहा जा रहा है, ये भी कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी विपदा साबित ना हो, और लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए तो सर, जिस तरह से पीएम ने कहा था कि आपदा, ये आपदा वाकई आज आपके लिए, आम आदमी पार्टी के लिए हो गई है। ये विपदा, इससे बड़ी इस तरह की विपदा उन्होंने सोची भी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं सोची होगी। मैं बस जब भी आपके पास मौका होगा मैं आपकी नायक वाली बात पे आना चाहूँगा एक बार, क्योंकि थोड़ी कहानी को आगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या प्रवेश वर्मा होंगे। तो देखिए, आप बीजेपी का रिसेंट अगर इतिहास उठा के देखेंगे ना, तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो किसके सर सहरा बांधने के। राजस्थान में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हुआ, उसके ठीक विपरीत महाराष्ट्र में बिल्कुल एक्सपेक्टेड हुआ। तो आप कोई फॉर्मूला नहीं सेट कर सकते। मध्य प्रदेश में 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी को मात देते हुए रिकॉर्ड जीत दिलवाई शिवराज ने। शिवराज दिल्ली में मंत्री बन गए, वहाँ मोहन यादव जी को मिला। तो आप किसी भी, आपको मालूम नहीं नायक कौन बनेगा, नायक कौन बनेगा ये सिर्फ 2 जनों को मालूम है। लेकिन आने वाले चुनावों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा हो सकता है। प्रवेश वर्मा इसलिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जरूर, क्योंकि एक तो उम्र उनके साथ है, जो बीजेपी की नई फलसफा है कि एक 50s में लीडरशिप को एनकरेज करना, जिससे कि वो 15-20 साल का लीडर रहे। तो उस फॉर्मूले पे या उस मानदंड पे खरे उतरते हैं प्रवेश वर्मा। प्लस एक अच्छी कास्ट कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जाट है। मैं माफी के साथ जी, कोई बात नहीं। एक बार जरा परवेश वर्मा क्या बोल रहे हैं जरा सुन लेते हैं। चोट लग जाएगी किसी। तो हर कोई बस कैमरे में कैद कर लेना चाह रहा है वो सारे लम्हे जो इस वक्त नजर आ रहे हैं, वो चाहे बीजेपी हेडक्वार्टर से, जहां पर देखिए दिवाली भी मन रही है, साथ में होली भी मन रही है, वहां पर झंडे, बैनर, पोस्टर लिए और कई अलग अलग तरह के जो कलाकार हैं वो भी हमको वहां पर नजर इस वक्त आ रहे हैं। विजय गोयल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की ओर से, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो गोयल जी आपको। इनको हटाओ आगे से। मुझे लगता है कि विजय गोयल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विजय गोयल जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। बहुत बहुत बधाई आपको। अरे उनको बोलो आवाज आ रही है।
जी बहुत, बट इतने नाराज क्यों लग रहे हैं आप? आज तो आपके लिए खुशी का दिन है, मैं तो बधाई आपको दे रही हूँ। नहीं, आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है और मैं समझता हूँ कि ये जनता की जीत है। जनता 10 साल के आम आदमी पार्टी के शासन से ऊब चुकी थी और इसीलिए उन्होंने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये वोट किया है। जिस तरह से उन्होंने दिल्ली को स्लम बना दिया था, जिस तरीके से झूठे वायदे किए थे और जिस तरीके से भ्रष्टाचार मचाया था, और ख़ास तौर से जनता को जब ज़्यादा समस्या होती है, जब आप दिखाएं अपने आप को ईमानदार और निकलें आप भ्रष्ट, तो केजरीवाल ने ऐसा दिखाया कि मैं बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी कुछ नहीं लूँगा। और उसके बाद उन्होंने जो विलासिता की ज़िंदगी जीनी शुरू करी और दिल्ली की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और दिल्ली के अंदर खुद मुंह चढ़कर ये बोला कि मैंने 3 वायदे पूरे नहीं किए पर मुझे वोट दीजिए, जिसमें एक था यमुना को साफ ना करना, दूसरा सड़कों को ठीक ना करना, टूटी सड़कें रहने देना, और तीसरा था दिल्ली की जनता को साफ पानी ना देना। तो ऐसे में उनको वोट कैसे दिया जा सकता था? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी हुई है। मतलब मोदी जी की नीतियां जो हैं वो भारी पड़ गई, आप ये यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली की शक्लो सूरत बदलने की जब आप बात कर रहे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास विजय गोयल जी, कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है। हाँ। और इतने लंबे समय के बाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। 3100 वोटों से हराया है परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को, और जाहिर तौर पर देखिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी और उस जिम्मेदारी में वो पूरी तरह से सफल होते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। लेकिन विजय गोयल जी, आप बात कर रहे थे कि आप किस तरह से दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली को कहाँ इतना पीछे ले गए, लेकिन अब दिल्ली की शक्लो सूरत बदलने का वक्त आ गया है। विकास की बात आप यहाँ पर करते हुए नजर आए, लेकिन उस दिल्ली का चेहरा कौन होगा? नहीं, दिल्ली का चेहरा तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि कुल मिलाकर पार्टी को ये तय करना है, विधायकों को ये तय करना है। मैं समझता हूँ वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव लीडरशिप होगी और उस कलेक्टिव लीडरशिप के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी मंच के ऊपर रैली में। उन्होंने कहा दिल्ली की तरफ मैं खुद ध्यान दूंगा। तो जब प्रधानमंत्री स्वयं ध्यान देंगे और डबल इंजन की सरकार है और केंद्र सरकार से फंड भी आएगा, कॉपरेशन भी केंद्र सरकार के होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो लगातार एलजी से लड़ाई कर रहे थे, केंद्र सरकार से लड़ाई कर रहे थे। मान लीजिए यमुना का मामला है, यमुना कोई भी सरकार आती दिल्ली के अंदर तो वो साफ नहीं कर सकती थी बिना केंद्र सरकार की मदद के। प्रदूषण कोई भी सरकार आती तो प्रदूषण हटा नहीं सकती थी बिना केंद्र सरकार की मदद से। तो अब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर जब काम करेंगे तो मैं समझता हूं दिल्ली का बहुत अच्छा विकास होगा। और दिल्ली के अंदर सभी कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो हम एक अच्छी दिल्ली उनके सामने प्रस्तुत कर पाएंगे, ऐसा कम से कम मुझे पूरा विश्वास है। मतलब आपको एक टसल देखने को नहीं मिलेगी, आपको एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगा दिल्ली को। जिस तरह से हम हर कुछ दिन में देखते थे कि दिल्ली में कुछ ना कुछ ऐसा दिखता था एलजी और सीएम के बीच में, तो अब वैसा नहीं दिखेगा विजय जी? नहीं, ऐसा तो होने का मतलब ही नहीं ना। हमारे जिन और राज्यों के अंदर भी सरकारें चल रही हैं वो सब केंद्र के साथ सहमति से चल रही हैं और उनमें नई नई योजनाएं ला रही हैं। और अब आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर तो इन्होंने कई योजनाएं ही बंद कर दी थी। स्वास्थ्य की योजना इन्होंने बंद कर रखी थी और जो दूसरी योजनाएं सब बंद कर दी थी। अब वो सब योजनाओं का लाभ जो है वो दिल्ली को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ दिल्ली खुशहाल होगी और आपको अगले 5 साल के अंदर चेहरा एकदम बदला हुआ दिखाई देगा दिल्ली का, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है जी।
ठीक है, ठीक है। इस वक्त मैं एक बार ये रुख करूंगी, राहुल डबास हमारे साथ जुड़े हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर से। राहुल डबास, खबर ये आई थी, हलचल तेज हो गई थी कुछ देर पहले जब मुलाकात के लिए परवेश वर्मा यहां पर पहुंचे थे, क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, निश्चित तौर से जब परवेश वर्मा ने जीत का सर्टिफिकेट लिया उसके बाद आशीर्वाद लेने के लिए वो अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्री के आवास में पहुंचते हैं और उसके बाद जेपी नड्डा भी मौजूद रहते हैं। लगभग कुछ पलों के लिए तीनों ही नेताओं के अंदर बैठक चलती है और उसके बाद लगातार इस बात की सुबुगाहट होने लगी थी कि क्या जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री, संभावित मुख्यमंत्री को हराया है वो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं क्या? परवेश वर्मा साहब सिंह वर्मा की तरह से दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्या? उस परिपाटी को आगे लेके जाते हुए नजर आ सकते हैं क्या? लेकिन उसके बाद फिर ये दोनों नेता निकल जाते हैं। अभी अमित शाह अपने आवास के अंदर ही मौजूद है। संभावना ये भी है कि आने वाले कुछ घंटे के अंदर हो सकता है दोबारा बीजेपी के नेता अमित शाह के आवास पर पहुंचे और ये भी 3 बजे, 4-3:30 बजे से पहले होने की संभावना है, क्योंकि उसके बाद जो सुगबुगाहट होगी वो बीजेपी मुख्यालय में होगी जहां पर प्रधानमंत्री के खुद आने का समय होगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली की ताजपोशी, दिल्ली में क्योंकि 47 के आसपास सीटें हैं जो बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है, दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है उसको लेकर बैठकों का दौर उसको अब से कुछ देर बाद भी अमित शाह के आवास पर होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, तो राहुल डबास हमारे सहयोगी इस बाबत हमें यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इस बीच हम लगातार जो जश्न की तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर्स से सामने आ रही है, कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से उत्साहित हैं, जोश उनमें एकदम हाई नजर आ रहा है। दिवाली भी आज ही मनाई जा रही है, गुलाल जो है वो भी आज ही उड़ाए जा रहे हैं। और ये देखिए, ये कटआउट्स लेकर वहां पर कुछ कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। परवेश वर्मा ये नजर आ रहे हैं यहाँ पर हाथ में झंडा लिए और जय श्री राम का वो पोस्टर, वो कटआउट जो है वो इस वक्त वहां पर आप देख पा रहे हैं। और जाहिर तौर पर एक बड़ी ये जिम्मेदारी उनके कंधे पर पार्टी ने दी थी और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए परवेश वर्मा नजर भी आए। जाहिर तौर पर ये एक बड़ी जीत उनकी मानी जा रही है और जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस उनसे थी, जिस तरह से एक्सपेक्ट उनसे किया गया था, उस पर खरे उतरे। लेकिन क्या इसका इनाम इनको मुख्यमंत्री बतौर मिलेगा? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री परवेश वर्मा हो सकते हैं? वो इनाम उनको कुछ इस तरह से मिलेगा, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। हालांकि इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है तो वो सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है। क्या कुछ ऐसा सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है वो आ सकता है, ये देखने वाली बात होगी। इस तरह के तमाम कयास जो है वो फिलहाल लग रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो बीजेपी गदगद है, क्योंकि 27 साल के बाद जीत का ये स्वाद देश की राजधानी दिल्ली में चखा है। क्योंकि लोकसभा में हम देखते थे कि मोदी जी पर विश्वास जरूर जताते थे, लेकिन वो वोटर जो लोकसभा में भारतीय जनता के पार्टी के पास जाता था वो विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास आ जाता था। और पिछले 2 बार से लगातार ये जो ट्रेंड है वो हम यहाँ पर देख रहे थे। इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उन तमाम कार्यकर्ताओं के बीच। आप परवेश वर्मा को यहाँ पर देख रहे हैं, झंडे, बैनर, पोस्टर लिए, पार्टी का झंडा भी नजर आ रहा है, जय श्री राम का वो कटआउट भी वहां पर नजर आ रहा है, मोदी मोदी के नारे जो हैं वो भी आप यहाँ पर सुन सकते हैं। और कुछ लोग वहां पर ये भी कहते हुए नजर आए कि मुख्यमंत्री तो परवेश वर्मा ही होने चाहिए। ये जो कार्यकर्ता हैं, ये जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो वहां पर ये नारेबाजी करते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम यहां आपको दिखा रहे हैं। तो परवेश वर्मा को बधाई देने के लिए भी वहां पर जो तमाम लोग हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ता जो हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि सोचा नहीं होगा आम आदमी पार्टी ने कि वाकई इतनी बुरी स्थिति में वो आ सकते हैं। जितना प्रचंड बहुमत लेकर वो 2015 में आए, जिस तरीके से वो 2020 में आए, जिस तरह से जनता ने उन पर एक विश्वास जताया था, उन्हें लग रहा था कि ठीक है सीटें कुछ कम हो सकती है, हो सकता है कि 60 का आंकड़ा वो ना पार कर पाए, लेकिन 55 सीटें तो पक्की है। ये खुद अरविंद केजरीवाल कहते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। उन्होंने माताओं बहनों से भी ये अपील की कि भाई आप अगर थोड़ा जोर और लगा दें तो ये जो आंकड़ा है वो 60 तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये उसके आसपास भी कहीं ठहरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जाहिर सी बात है कि आत्मचिंतन का वक्त जरूर यहां पर है पार्टी के लिए। और बताया भी जा रहा है कि अब चूंकि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार चुके हैं, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अगर बात करें तो वो अपनी सीट हार चुके हैं और मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की ये मुलाकात हो रही है।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी कि अब एक बड़ा चैलेंज है पार्टी के सामने कि अब वो इसके बाद वो जो बिखराव हो सकता है उसको वो किस तरह से इंटैक्ट रखे। ये एक बड़ा सवाल पार्टी के लिए और एक अस्तित्व का सवाल। देखिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी थी ही केजरीवाल की वजह से पूरा जो चुनाव लड़ा गया वो उन्हीं की वजह से, उन्हीं के इर्द गिर्द जो है वही लड़ा गया। जब वो जेल में गए तब भी उनके जो वो मैसेजेस हैं वो लगातार सुनीता केजरीवाल द्वारा या आतिशी द्वारा वो तमाम मैसेजेस जो हैं वो जनता के बीच रखे जाते थे। तस्वीरें लगातार हम यहाँ पर दिखा रखे हैं। जफर इस्लाम इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जुड़ चुके हैं। और जफर इस्लाम जी, आज का ये जो परिणाम है, नतीजे ये बता रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी की नीतियों पर ज्यादा विश्वास किया। देखिए, बिल्कुल साफ है जो नतीजे अभी दिख रहे हैं, जो रुझान भी दिख रहे हैं और नतीजे में जो तब्दील हो चुके हैं, सबको देखते हुए बिल्कुल साफ दिख रहा है कि दिल्ली की जनता ने जो विश्वास, जो कॉन्फिडेंस जो है वो दिखाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी में, और आपदा पार्टी और केजरीवाल जी को बिल्कुल नकार दिया है। उन्होंने जिस तरह से आशीर्वाद दिया है उससे साफ दिखता है कि उनका यकीन, उनका भरोसा जो है पूरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे था। और उनके जो वादे हैं, उस गारंटी जो बीजेपी की, उसकी गारंटी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेते हैं, उसमें जो है लोगों का कॉन्फिडेंस है। और वहीं एक केजरीवाल जी थे जो आपदा पार्टी के, वो धूल धुआं और धोखा के अलावा कुछ दिया नहीं। इसलिए अभी देखिए, आप जो भी सीटें आई हैं, चाहे वो सीमावर्ती सीटें हैं, सब सीमावर्ती सीटें 21 सीटों में से हम लगभग 16 सीटों में या तो जीत गए हैं या आगे चल रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि हर जगह पर हर वर्ग के लोगों ने, मुस्तफाबाद में भी हम जीते हैं, बहुत अच्छे मार्जिन से आगे बढ़े हुए हैं। तो हर वर्ग के लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, हर वर्ग के लोगों ने आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। और इसलिए कि उनका भरोसा है प्रधानमंत्री जी पे कि जो कहेंगे वही करेंगे, धरातल पर वही लेकर आएंगे। सभी वर्गों ने, आप कह रहे हैं कि वोट दिया है, और उसमें मैं मिडिल क्लास की बात खासतौर पर करूंगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 1 फरवरी पर जो आपने खेला करा ना, वो मास्टर स्ट्रोक जो आपने चलाना, आपने दिल्ली चुनाव के जो नतीजे हैं वो बदल डाले। क्योंकि अगर मिडिल क्लास की मैं यहाँ पर बात करूँ तो 45% है, मतलब ये नेशनल अगर मैं उसकी बात करूँ तो ये उससे भी कहीं ज्यादा है। 31% है अगर मैं नेशनल यहाँ पर परसेंटेज की बात करूँ, एवरेज की बात करूँ। देखिए, मिडिल क्लास को बराबर भरोसा भारतीय जनता पार्टी में रहा है। हमने मिडिल क्लास को बराबर आगे बढ़ाने का काम किया है। अगर किसी एक सरकार ने अगर उनके लिए चिंता की है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार है, और बराबर हमने उनकी चिंता की है। ये कोई इलेक्शन को देख के, अब अभी लोग कहते हैं मास्टर स्ट्रोक है, नहीं स्ट्रोक है, लेकिन ये इलेक्शन को देख के नहीं, ये तो उनकी एक उम्मीदें थी जिसपे हमको खरा उतरना था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी बातें सुनी, समझा, परखा, और उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई देखी। जफर जी, ये बात तो पहले भी सुन सकते थे, लेकिन चूंकि ये वर्ग आपसे छिटक गया था, अब आपने उसको वापस पा लिया, इसीलिए मैंने मास्टर स्ट्रोक कहा। आपको एक बात बताता हूँ जी, आपको एक बात बताता हूँ कि वाकई इसको इलेक्शन को ध्यान में रख के देना होता तो जनरल इलेक्शन से पहले देख देते ना, इसलिए कि पूरी देश की जनता इसका फायदा उठा रही है। कोई दिल्ली की जनता अकेले तो फायदा उठा नहीं रही है, या महाराष्ट्र है, चार जो स्टेट्स के इलेक्शन थे उसमें हम दे देते, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। ये तो सिर्फ बजट का दिन है, इसलिए 1 फरवरी इसलिए हमने दिया है। अगर बजट 6 फरवरी को होता तो 6 फरवरी को भी देते, यही करते हम जो आज किया है। इसका कोई लेना देना नहीं इलेक्शन से, लेकिन हमारी चिंता जो है बराबर मिडिल क्लास की रही है। मिडिल क्लास हमारे लिए प्राथमिकता के तौर पे है, लोअर मिडिल क्लास हमारे लिए प्राथमिकता के तौर पे है, हम मार्जिनलाइज सेक्शन हमारे लिए, जो समाज के कमज़ोर वर्ग हमारे लिए बराबर उनकी प्राथमिकता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितने नीति या फैसले लिए हैं, बनाए हैं, उस सब फैसलों में ये जो उनका जो एक फोकस एरिया रहता है वो रहता है मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और उसके अलावा जो है मिडिल क्लास जो है उसको प्राथमिकता रहती है। जी जी जी, हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजकिशोर जी, एक आपका भी मैं रिएक्शन पहले तो इस टैली पर यहाँ पर चाहूँगी जो इस वक्त आंकड़े दिख रहे हैं। नहीं, देखिए, बहुत सीधी सी बात है। यहाँ पर चुनाव जो हो रहा था, अरविंद केजरीवाल के बरक्स, अरविंद केजरीवाल के पुराने जो उनके अक्ष थे वही लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई चेहरा नहीं था, और जो नई राजनीति का युद्ध घोष करके जो दुंदुभी बजाकर अरविंद केजरीवाल आए थे, दरअसल उसका कनस्तर भी उन्होंने ही बजा दिया, उसको पोपला कर दिया उन्होंने। और जिस तरीके से पूरा
क्या कहें कि मुझे एक लाइन याद आती कि एक कंदील जो रोशन थी वो धुआं देने लग गई। जो लोगों को लगता था कि एक नई रोशनी लेकर आए वो इस तरीके का धुआं बनी कि यमुना जहरीली हो गई। यहाँ पर पॉल्यूशन में लोगों का दम घुटने लगा। और सबसे बड़ी बात है, जिस मिडिल क्लास की अभी आप बात कर रही थी, निश्चित तौर पर उसका टैक्स और इन चीज़ों का फ़ायदा हुआ होगा, फर्क पड़ा होगा। लेकिन जो लोग वाकई चाहते थे कि एक आम आदमी पार्टी को एम्पावर्ड करके एक साफ सुथरी सियासत करके भ्रष्टाचार को जमींदोज किया जाए, उसको अरविंद केजरीवाल ने पहले शराब घोटाले से जेल गए और उसके बाद जेल से जिस तरीके से सत्ता चलाई, फिर एक महिला को मुख्यमंत्री वो बनाते हैं और बनाकर अपमान इस तरीके से करते हैं कि उनको खड़ा मुख्यमंत्री बता देते हैं। और किसी भी समाज में एक बात आप ध्यान रखिए कि मर्यादा स्त्री होती है, उसका जो उल्लंघन करता है उसका क्षरण, उसका नाश निश्चित है। पहले स्वाति मालीवाल का जो विकल्प गया, तो महिलाओं को जो तमाम वो योजनाएं दे रहे थे, उसके बाद भी मिडिल क्लास और जो एम्पावर्ड महिलाएं थी उनको लगा कि ये शख्स तो किसी तरीके से, जिनको राज्यसभा में बनाया, महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया, उसके बाद उनके लिए किस तरीके की बात कर रहे हैं। विभव कुमार को, जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप थे, उसको जेट सिक्योरिटी आप दे रहे हैं। अपने सांसद को कमरा खाली करा के, उसका घर खाली करा के उसको मकान दे देते। पंजाब सरकार ने चीफ एडवाइजर बना देते हैं। किया गया, हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन उस पर उस तरह से कुछ एक्शन दिखाई भी नहीं दिया। रमेश विधुड़ी क्या भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, या ब्रजभूषण शरण क्या भारतीय जनता पार्टी का चेहरा थे? अरविंद केजरीवाल के नाम से पार्टी शुरू होती है, पार्टी खत्म होती है, और यहाँ पर सीधे सीधे अपराध किया गया था। एक होता है बदजुबानी और एक होता है बदगुमानी। यहाँ पर बदगुमानी इतनी ज़्यादा अरविंद केजरीवाल के लोगों को हो गई थी कि वो जो चाहेंगे वही करेंगे, खाता ना वही जो केजरीवाल कहें वो सही। इस अंदाज पे जो उन्होंने चलना शुरू किया, तो उनके अहंकार और उसके दर्प पर जो जनता का ये प्रहार है, ये साफ साफ दिखाई पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आकर जब ये कह दिया कि दिल्ली को मैं खुद देखूंगा और यहाँ की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको हम यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे चलती रहें, तो उसके बाद जो एक वर्ग था जिसको डर था कि केजरीवाल के जाने से वो खत्म हो जाएगा, तो वो चीजें भी जाती रही। तो कुल मिला के ये चुनाव तमाम मुद्दों पर लड़ा गया। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इसमें असली चेहरा केजरीवाल ही थे। केजरीवाल का जो मूर्ति भंजन हुआ है उस पर ये मैंडेट है। ये बिल्कुल, ये जब हम लगातार बात कर ही रहे थे और ये कहा भी गया कि क्योंकि उन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव लड़ा गया। लेकिन मनोज सर, अब इसके बाद हम क्या देखें? क्योंकि देखिए, वो उनको इंटैक्ट रखना बाकियों को वो इतना आसान नहीं होगा सर, वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ऐसे में तो पार्टी, ठीक है, बात हो रही थी यहाँ पर कि नेशनल लेवल की पार्टी है या इतनी जल्दी शायद ना खत्म हो, लेकिन देखिए सर, हर किसी को सत्ता का सुख चाहिए, हर कोई चाहता है कि हमें वो फायदा मिले। तो ऐसे में ये कैसे रोक पाएंगे? क्या ऐसा उनके लिए लोक लुभावन इनको कुछ देंगे कि वो रोक पाए, इंटैक्ट रखें? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये भले ही आज की डेट में नेशनल पार्टी है, लेकिन इसका केंद्र दिल्ली में ही है। ये पार्टी दिल्ली से ही शुरू हुई थी और दिल्ली में जो इनके काम थे फर्स्ट टेन्योर में, थोड़ा एजुकेशन का, थोड़ा हेल्थ का, तो वही एक काम था जो कि ये पूरी दुनिया को बताते थे कि देखो ये दिल्ली मॉडल इतना अच्छा है, सिंगापुर और वगैरह वगैरह हर जगह। तो मेरे ख्याल से, और आपने देखा होगा कि जिस समय अरविंद केजरीवाल जेल गए या जिस समय इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे, इनके काफ़ी नेता जब जेल में थे, तो इनके मंत्रियों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया था उसी समय। एक मंत्री ने वो दिया, इस्तीफा दिया, फिर इनकी पार्टी उसी समय जो इनके काफ़ी नेता थे उन्होंने पार्टी छोड़नी शुरू कर दी थी। तो आज की डेट में तो इनके पास बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और दूसरा कि अभी तो इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस 1-2 ही है। जिस समय यहाँ बीजेपी आएगी उस समय हो सकता है कि जब वो पिछली फाइल देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ और करप्शन के चार्जेस लगें, क्योंकि अभी मेरी इन्फॉर्मेशन है कि दिल्ली के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि वो डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए और फाइल प्रोटेक्ट करने के लिए सचिवालय जाएं। अच्छा। तो हाँ, तो ऐसे में आप ये देखिएगा कि बीजेपी का आज की डेट में फोकस इसमें ये है कि पुरानी फाइलों को किसी तरीके से नष्ट ना किया जाए। तो देखिए, तो ऐसे में मेरे को लगता है कि इनके ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, दूसरा ऐसा है, पार्टी की कोई स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी हो बीजेपी की तरह, ऐसे तो है नहीं, या फिर लेफ्ट की तरह कोई आइडियोलॉजी हो, ऐसी है नहीं। और पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी आरएसएस टाइप या कांग्रेस का भी एक अच्छा खासा ऑर्गेनाइजेशन है, इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो ऐसा तो था नहीं। ये पार्टी की तो शुरुआत ही, मतलब इस पार्टी में तो सिर्फ एक ही आदमी है, अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल। तो ऐसे में दूसरा कि पंजाब की जो यूनिट है वो
कितना अब इनके अंडर में काम करेगी। आज की डेट में पंजाब में भगवंत मान एक बहुत बड़ा चेहरा है और लोग उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन तो भी ये बात फैक्ट थी कि जो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में बैठी है उसका इंटरफेरेंस पंजाब में बहुत ज़्यादा था क्या ज़्यादा है अभी भी। और बल्कि बीच में तो रूमर्स चलते थे ये कि इस इलेक्शन के बाद जब आम आदमी पार्टी यहाँ जीतेगी तो उसके बाद हो सकता है कि मुख्यमंत्री को वहाँ चेंज करें। मतलब पूरे दिल्ली में जो एक खबर थी वो ये भी थी कि भाई ये कंसिडर कर रहे थे कि उनको चेंज करें, उनकी शराब पीने की आदत है वगैरह वगैरह। खैर जो भी वो है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो रूमर थे वो ये थे। तो ऐसे में मेरे को लगता है कि आम आदमी पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या होगी और उनको अपने कैडर को या उनके जो भी लोग हैं, नेता हैं, उनको कंट्रोल करना मतलब उनको एक साथ रखना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और पंजाब में जो पार्टी इस तरीके से जो अभी चल रही है उसका और दिल्ली में जो पार्टी है उसके बीच क्या संबंध होगा, आगे आने वाले टाइम पे उसको भी हमें देखना पड़ेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।